हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इन मोबाइल में। आज की ये जो वीडियो है, आपने इस वीडियो का जो थंबनेल आपने देखा होगा, उससे आपको पता चल गया कि इस वीडियो के अंदर हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है, कला के अंदर जो त्रिआयामी और द्विआयामी दृष्टिकोण है, यानी 3 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल जो है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। यानी 2D एंड 3D आर्ट के बारे में क्या चीज़ होती है। देखिए, इसके टॉपिक से संबंधित हमारे RPSC जो फर्स्ट ग्रेड हैं, उसके अंदर आप देखोगे ना, आप पीछे के जो पेपर उठा के देखोगे, 2 या फिर 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे वहाँ पर, है ना, 2D और 3D के बारे में। जैसे निम्न में से त्रिआयामी कला कौन सी है, तो वहाँ पर दे देता है चित्रकला, संगीत कला, काव्य कला, मूर्ति कला। तो कौन सी हो जाएगी? मूर्ति कला त्रिआयामी कला हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन बार बार आता है। कई क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जाते हैं, अंकन क्या है, रेंडरिंग क्या है, इनको इंग्लिश में, है ना। तो ये कई चीज़ें पूछी जाती है। तो यानी एग्ज़ाम के अंदर मान के चलिएगा 4 नंबर या फिर 6 नंबर आपके जो है वो कंफर्म हो जाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। जिस दिन आपका RPSC का एग्ज़ाम हो, उस दिन वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो कि भी कितने क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। देखिएगा, त्रिआयामी के बारे में बात करते हैं। पहले त्रिआयामी, इनकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा समझते हैं, फिर इनको डीपली समझेंगे आगे। चित्रकार किसी वस्तु रूप का अंकन, चित्रकार जो है वो किसी वस्तु रूप का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से आकृति को उसके वास्तविक दृश्य के अनुसार ठोस दिखाने का जो प्रयत्न करता है, ध्येय करता है, यह अंकन कहलाता है। और इसी अंकन को ही त्रिआयामी कहते हैं। दोस्तों समझ गए कि यानी चित्रकार, यानी आप कलाकार हो, अगर आप कोई वस्तु का अंकन कर रहे हो, कोई वस्तु रूप है, जैसे मान के चलिएगा, मैं यहाँ पर बताता हूँ, जैसे ये बॉल है, ठीक है, आप इसको क्या समझोगे, एक बार बॉल समझ लो, ये बॉल है। इस रूप का अंकन हम क्या करेंगे, छाया प्रकाश के माध्यम से ऐसे 3D दिखाने का, एकदम रियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना। उनका वास्तविक जो दृश्य दिख रहा है हमें, रियल वो नज़र आए, ठोस नज़र आए आकृति के अंदर, तो उस प्रकार का जो अंकन करते हैं हमें, है ना, तो वो क्या कहलाता है, त्रिआयामी कहलाता है। यानी 3D प्रभाव कहलाता है। वो ठोस दिखाने का जो हम कार्य करते हैं वो अंकन कहलाता है। और अंकन ही क्या कहलाता है, त्रिआयामी कहलाता है। ठीक है, कोई भी चित्र आकृति बनाते हैं, रूप का निर्माण करते हैं, वो हमेशा क्या होता है, अंकन होता है, याद रख लेना। अब देखिए द्विआयामी, द्विआयामी की परिभाषा है कि जब चित्रण में, जब चित्रकार है वो चित्रण में रूप को ठोस दिखाने का जो प्रयत्न कर रहा था, जो ध्येय रख रहा था, उसको गौण कर दिया जाता है। यानी ठोस दिखाना है, उसको क्या कर देते हैं, मध्यम रख लेते हैं, उसको कैंसिल करते हैं कि हम क्या है, ठोस नहीं दिखाएंगे। चित्रण माध्यम के अनुसार साधारणकृत, यानी साधारण तरीके से रूप केवल संयोजन दृष्टि से चित्रित किया जाए, वह अनुरंकन कहलाता है। और इसे ही हम क्या कहलाते हैं, द्विआयामी कहते हैं। एक देखिए, एक है अंकन, अंकन को त्रिआयामी कहते हैं, और एक है अनुरंकन, और इसे द्विआयामी कहते हैं। याद रख लेना, अंकन क्या है, त्रिआयामी है, और अनुरंकन क्या है, द्विआयामी है। इसके अंदर क्या होता है, छाया प्रकाश के माध्यम से ठोस दिखाने का प्रयत्न नहीं करना है आपको। इसके अंदर केवल साधारण रूप बनाया जाता है, संयोजन की दृष्टि से चित्रित होना चाहिए। ये भी नहीं है कि बॉल बना रहे ऐसे बना दिया, ठीक है बॉल बन गई, नहीं भाई। संयोजन मतलब जो कला के संयोजन जो है, रेखा है, रूप है, रंग है, ये तत्व वगैरह संयोजन है, उनका सही तालमेल होना चाहिए उसके अंदर भी। कितनी बॉल, बड़ी बॉल और गिलास बना रहे हैं तो पता होना चाहिए कि गिलास बड़ा होगा, बॉल छोटी होगी। यानी ये संयोजन है वो एकदम सही होना चाहिए। संयोजन दृष्टि से कला का जो प्रभाव है वो सही तरीके से किया जाना चाहिए। ठीक है, वही क्या कहलाता है, अनुरंकन कहलाता है, और इसे ही द्विआयामी कहते हैं दोस्तों। और अनुरंकन जो है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, रेंडरिंग कहते हैं। याद रख लेना, रेंडरिंग। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आया हुआ है कि अनुरंकन जो है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेंडरिंग। ठीक है, और या फिर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, द्विआयामी कला कहलाती है, तो वहाँ पर आ जाएगा अंकन। ठीक है, अंकन, रेंडरिंग, ऐसे ऑप्शन आ जाएगा। तो आप क्या कहलाओगे, द्विआयामी क्या कहलाती है, रेंडरिंग कहलाती है, या फिर अनुरंकन हिंदी में आप कह सकते हो। ये आपको याद रख लेना है।
यहाँ पर भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे त्रिआयामी पहली परिभाषा देखो आप, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा कि चित्रकार किसी वस्तु रूप छाया, किसी वस्तु रूप का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से ठोस दिखाने का प्रयत्न करता है, वो कहलाता है अंकन, अनुरंकन, रेंडरिंग या तान। ऐसे ऑप्शन आ जाएगा, क्या कहलाएगा, अंकन कहलाएगा। वहाँ पर त्रिआयामी नहीं दे रखा है तो वो क्या कहलाएगा, अंकन कहलाएगा। तो ये चीज़ें इसी के अंदर से कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब द्विआयामी अंकन के बारे में हम जानते हैं डिटेल के साथ। थोड़ा एक चीज़ मैं दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर एक न्यूज़ देना चाहता हूँ, बीच में थोड़ा सा आपका समय लूँगा। देखिए आरपीएससी के जो बच्चे हैं ड्राइंग से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम टेस्ट सीरीज़ लेके आए हैं। ठीक है, टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर हमने तैयार करे हैं एक शानदार तरीके से, नए पैटर्न के आधार पर जो एग्ज़ाम होता है उसका लेवल किस प्रकार रहता है, उसी लेवल के अकॉर्डिंग हमने कुछ मॉडल पेपर बनाए हैं। और इसके अलावा कुछ फ्री के अंदर वहाँ पर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए क्यूज़ मिल जाएगी। तो हमारा एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च करा है हमने, स्टडी इन मोबाइल नाम से। ठीक है, स्टडी इन मोबाइल नाम से एप्लीकेशन है, और उसे आप इंस्टॉल करिए और उसके अंदर आप लॉगिन कर सकते हो, गूगल से, जीमेल से लॉगिन हो जाएगा। और उससे आप क्या है वहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस, आगामी भर्ती परीक्षाओं की जब भी मॉडल पेपर लॉन्च करेंगे तो उसके अंदर जो भी जानकारी होगी वहाँ मिलती रहेगी। कुछ आगे नोट्स वगैरह आपको वहाँ पर देखने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे उसके अंदर अपकमिंग में आपको मिलती रहेगी। तो एक बार आप उस पर जाकर के विजिट कर सकते हो स्टडी मोबाइल को, और उसके अंदर कोर्स आरपीएससी का लॉन्च हो जाएगा जल्द ही। तो आप वहाँ पर बिल्कुल प्रैक्टिस करने से आपको क्या काफ़ी सारा बेनिफिट मिलेगा, उससे आपकी तैयारी जो है उसको और ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। चलिए अब टॉपिक पे आ जाते हैं। द्विआयामी अंकन के बारे में बात कर रहे थे कि कलाकृति हमेशा द्विआयामी होती है। कोई भी चित्र बना होता है ना, वस्तु रचना हो या दृश्य हो, कोई भी पेंटिंग होती है बनी होती, वो हमेशा आकृति द्विआयामी होती है। ऐसी आकृतियाँ जिनका क्षेत्र केवल लंबाई तथा चौड़ाई में फैला हुआ होता है वो द्विआयामी रूप कहलाता है। कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं, मान लो ऐसे हमने ये बॉक्स बनाया, इसकी हम क्या देख सकते हैं, लंबाई देख सकते हैं इसकी, और चौड़ाई देख सकते हैं कि ये कितना लंबा है और कितना चौड़ा है। ये दो चीज़ हमें नज़र आ रही है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, द्विआयामी रूप कहलाता है। चित्र बनाने की सतह हमेशा द्विआयामी होती है। इस पर चित्रण चाहे द्विआयामी हो या फिर त्रिआयामी हो, चित्रण बनाने की जो सतह होती है ना वो हमेशा द्विआयामी होती है। बट उसके ऊपर हम चित्र बना रहे हैं वो द्विआयामी बना रहे हैं या त्रिआयामी बना रहे हैं, वो हम पे डिपेंड करता है। मान लो अब हमने ये बॉक्स बना दिया, द्विआयामी हो गया। अगर इसी बॉक्स को हम थोड़ा सा ऐसे करके बना दें, ठीक है, ऐसे छाया बना दें थोड़ी, इसको ये नीचे ऐसे छाया बना के दिखा दें, मतलब ये क्या बन गया, 3D बन गया। चीज़ वही थी, पेपर वही था, काम वैसे ही किया, बस इसमें मैंने क्या कहा, ठोस दिखाने की कोशिश करी है। इसके अंदर छाया प्रकाश का थोड़ा प्रभाव दर्शाया है ताकि ये हमें क्या है, त्रिआयामी यानी 3D जो है वो नज़र आ जाए। समझ गए कि चित्र बनाने की जो सतह होती है, धरातल जो होता है वो हमेशा द्विआयामी होता है, और उस पर चित्र हम द्विआयामी और त्रिआयामी बना सकते हैं। यहाँ पर इस लाइन से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर। एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ था, क्वेश्चन आरपीएससी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन था कि हम द्विआयामी या चित्रतल पर कोई भी द्विआयामी आकृति को त्रिआयामी प्रभाव दे सकते हैं। छाया प्रकाश के माध्यम से त्रिआयामी प्रभाव दिया जा सकता है। ये बात सत्य है या असत्य है? तो देखो सत्य बात है, बिल्कुल त्रिआयामी प्रभाव दे सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है कि द्विआयामी चित्र धरातल पर क्या हम त्रिआयामी चित्रण कर सकते हैं, क्या बात सत्य है या असत्य? तो इस प्रकार भी आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आते हैं, यानी हर एक लाइन से यहाँ पर क्वेश्चन बनेंगे। देखो पहली वाले लाइन से बोल देंगे सर यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसी आकृति जिसका केवल हमें लंबाई और चौड़ाई जो रूप नज़र आता है, यानी ऐसी आकृति जिसका क्षेत्र हमें केवल लंबाई और चौड़ाई में जो प्रतीत होता है या जो प्रदर्शित किया गया है, केवल और लंबाई और चौड़ाई दिखा रहा हो, ऐसा पेंटिंग हो, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है द्विआयामी। ऑप्शन में आ जाएगा त्रिआयामी कला, द्विआयामी कला, ऐसे करके और भी ऑप्शन बना देंगे वो, तो वो क्या कहलाता है, द्विआयामी कहलाता है। यानी इस लाइन से भी क्वेश्चन बना,
इस लाइन से भी क्वेश्चन बन गया। द्विआयामी चित्रण में कला के सभी तत्व प्रभावित होते हैं। कला के जो 6 तत्व होते हैं ना, वो सारे के सारे द्विआयामी कला जो होती है उसके अंदर क्या है, प्रभावी होते हैं, याद रख लेना। द्विआयामी रचना हेतु पहली आवश्यक शर्त यह है कि चित्रों में हम गहराई का बिल्कुल भी विचार न करें। यानी द्विआयामी रचना करने से जो हेतु पहली आवश्यक शर्त है कि चित्रों में हम क्या है, जो पेंटिंग हम बना रहे हैं चित्र, उसके अंदर हम गहराई दर्शाने का बिल्कुल भी विचार नहीं करना है हमें, क्योंकि हमें खाली लंबाई और चौड़ाई, गहराई का बिल्कुल भी हमें अनुभव नहीं करना है। प्लस गहराई में अगर चले जाएंगे तो हमारा द्विआयामी नहीं रहेगा, वो क्या बन जाएगा, त्रिआयामी कला बन जाएगी, यानी 3D पेंटिंग बन जाएगी। इसलिए हमें बिल्कुल भी गहराई का विचार नहीं करना है। संपूर्ण चित्रपट को एक सपाट क्षेत्र समझ के आलेखन की भांति उसका संयोजन करना है हमें। ठीक है, ये बात समझ गए। अगला पॉइंट देखिएगा कि कलाकृति में समस्त बुद्धि तथा साधनों का प्रयोग करने पर भी वास्तविकता का केवल भ्रम ही उत्पन्न किया जा सकता है। जो कलाकृति है उसके अंदर समस्त बुद्धि, जो आपके बुद्धि है वो लगा लो, जो दिमाग आप लगाना चाहते हो कि मैं किस प्रकार कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, तो सारे जितने भी वो है, जितने भी संसाधन है आपके पास, ब्रश है, रंग है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, तान है, मतलब जो भी संसाधन है उन सभी का प्रयोग कर लो। बट वास्तविकता का केवल हम भ्रम ही उत्पन्न कर सकते हैं। यानी कि हमें लगेगा कि यार ये ऐसा नज़र आ रहा है, बट रियल नहीं होता, वो कि एक भ्रम उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, ये भी आपको लाइन थोड़ी सी याद रख लेनी है कि जब चित्रकार आकृति को दृष्टिगोचर करता है, यानी जब चित्रकार आकृति जो होती है उसको दृष्टिगोचर करता है, यानी गोचर का मतलब होता है नज़रों को चलाना। सुना होगा आपने गोचर शब्द से, गोचर गायों को चरने की जगह जो होती है, गोचर भूमि जो होती है, क्या सुना होगा आपने, वहाँ पर क्या है, घूम फिर के गायें चरती है, वो गोचर कहलाती है, खाली जगह जो होती है। तो यानी दृष्टि, नज़र वहाँ पर दृष्टि गोचर करेगा, यानी दृष्टि जो है वो नज़रों को फैलाया, कभी इधर देखा कभी इधर, कागज़ पे पूरे पे दृष्टि गोचर करता है आकृति को। तब आकृति का संपूर्ण प्रभाव जो है वो कलाकार के मस्तिष्क पर अंकित हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर आप अभी मान लो ये मोबाइल की स्क्रीन आप देख रहे हो, वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, आप दृष्टिगोचर कर रहे हो, यानी आंखों से देख रहे हो। अब देखो मैं यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, आपने यहाँ देखा है अभी, ठीक है, लेफ़्ट साइड देख रहे हो, और अभी आपकी नज़र राइट साइड आ गई है ना। अब राइट साइड में डाउन चली गई आपकी नज़र, लेफ़्ट साइड में डाउन आ गई। मतलब कहने का मतलब मैं ये जो तीर चला रहा हूँ, आप उधर उधर आपकी नज़र जा रही है, तो ये क्या हो रहा है, दृष्टिगोचर कर रहे हो आप। ठीक है, दृष्टि नज़र जो है उसको चला रहे हो मैं साथ साथ, तो इस प्रकार चलाया। अब ये कलाकार के मस्तिष्क पर अंकित हो जाती है। अब ये बात जो है, ये पॉइंट बना रखी है मैंने 3, ये लाइन बनाई है। अब आंख बंद करके भी आप बता सकते हो कि मोबाइल की स्क्रीन पे सर ने ये क्या ड्रॉ कर रखा है, किस प्रकार 3 पॉइंट बना रखे हैं। ठीक है, यानी चित्रकार आकृति को दृष्टिगोचर करता है तो आकृति का जो संपूर्ण प्रभाव है वो कलाकार के मस्तिष्क में क्या हो जाता है, अंकित हो जाता है, छप जाता है। किसी वस्तु की छाया, त्रिभुज, आयत, वर्ग आदि आकृतियाँ हमेशा क्या होती है, द्विआयामी होती है, याद रख लेना भाई। किसी वस्तु की छाया है ना, वो द्विआयामी होती है। त्रिभुज, आयत, वर्ग और ये सभी क्या होती है, द्विआयामी आकृतियाँ होती है। अब बात करते हैं त्रिआयामी अंकन के बारे में, 3D अंकन के बारे में। ऐसी आकृति जिसमें लंबाई तथा चौड़ाई के साथ साथ हमें गहराई का भी भ्रम उत्पन्न हो, तो वे आकृतियाँ त्रिआयामी कहलाती है, यानी 3D पेंटिंग कहलाती है। समझ गए। अभी पहले हमने बात करी ओनली लंबाई और चौड़ाई अगर नज़र आएगा तो 2D कहलाएगा, द्विआयामी कहलाएगा। और जिसमें लंबाई चौड़ाई प्लस गहराई कर दिया जाए तो वो हमारा 3D पेंटिंग बन जाता है, वो 3D आकृति हो जाती है। ठीक है, चित्रकार किसी वस्तु का अंकन प्रकाश के माध्यम से वास्तविकता के आधार पर ठोस दिखाने का प्रयास करता है, उसे त्रिआयामी चित्रण कहते हैं। कोई वस्तु का अंकन कर रहा है, ठीक है, जैसे ये मैंने आपको बताया इजी सबसे उदाहरण, जैसे ये बॉक्स बना रहा है, उसमें क्या करा, प्रकाश के माध्यम से, यानी ये जो सामने वाला फ्रंट है ये लाइट दिखा रहा है, और साइड में ये मान लो ज़्यादा डार्क करेगा साइड वाला, क्योंकि ये इस साइड से लाइट गिर रही है इस पर, समझे।
इस प्रकार ये जो बनाता है छाया प्रभाव हो, ठोस दिखाने का प्रयत्न करता है, उसे त्रिआयामी चित्रण कहते हैं। इसमें 6 वर्धी के नियम ध्यान में रखना आवश्यक है। इसमें 6 वर्धी के नियम जो है वो ध्यान में रखना आवश्यक होते हैं दोस्तों, और 6 वर्धी को ही परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। क्या कहते हैं? परिप्रेक्ष्य। याद रख लेना, अगर पूछ ले कि किस प्रकार की अंकन में 6 वर्धी के नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है, किस प्रकार के अंकन में, किस प्रकार की आकृति अंकन में 6 वर्धी के नियमों को ध्यान में रखना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर 1 द्विआयामी अंकन, ऑप्शन नंबर 2 त्रिआयामी अंकन, ऑप्शन नंबर 3 अंकन, ऐसे करके ना ऑप्शन बना दिया जाएगा। तो आपको याद रखना भी त्रिआयामी जो अंकन है उसके अंदर 6 वर्धी के नियम जो है उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। और त्रिआयामी वस्तु चित्रण में 6 वर्धी यानी जिसे परिप्रेक्ष्य कहते हैं, इंग्लिश में पर्सपेक्टिव के नाम से आप जानते होंगे, और तथा छाया प्रकाश जो है उसका महत्वपूर्ण तत्व है ये दो 3D कला के अंदर। अब बात करेंगे पर्सपेक्टिव यानी परिप्रेक्ष्य के बारे में। परिप्रेक्ष्य वह वैज्ञानिक ढंग है जहाँ पर वैज्ञानिक ढंग का मतलब आ जाता है तो यानी विज्ञान वहाँ पर आ जाती है, यानी रूल्स, जहाँ पर जो रूल रेगुलेशन जहाँ पर आ जाते हैं, एक नियम, सही संरचना हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए कि वैज्ञानिक ढंग का मतलब हो गया सही विधिपूर्ण, सही नियम के अनुसार कोई काम किया जाएगा, उसे वैज्ञानिक ढंग कहते हैं। आपने साइंस के अंदर या कहीं अदर सब्जेक्ट के अंदर चीज़ें पढ़ी होगी कि भी कोई भी चीज़ होती है कि वैज्ञानिक के द्वारा सिद्ध है, ये मतलब वैज्ञानिक तरीके से काम हो रहा है। मान लो बोला जाए आपको, थोड़ा सा मैं आपके उदाहरण बताता हूँ। 12th वगैरह में साइंस पढ़ते थे तब आता था कि ऐसे एक बड़ा सा बॉक्स है, मान लीजिए इसमें वजन है, बहुत सारा टनों में वजन है इसके अंदर, ठीक है, पहिए नहीं है, बट आपको इसको इस जगह से यहाँ पर रखना है। तो आप क्या कर रहे हो, आप खड़े हो गए, अपने दोस्तों को बुला लिया, घर में आवाज़ लगा ली कि भैया आप भी आना, पापा आप भी आना, यहाँ पर इसको धक्का मारते हैं और यहाँ किसको आते हैं, इतना भारी है कि मतलब 10 लोग लग के भी बड़ा मुश्किल से उठाया जा रहा है। अगर इसी कोई वैज्ञानिक ढंग के अंदर लाना है तो आप क्या करोगे, एक साइड से उठाओगे, है ना, हत्ती लगी होती है, धक्का लगाना बड़ा मुश्किल है, बट एक किनारे से तो उठा पाओगे। यहाँ उठा के उसके नीचे क्या बोल डाल दोगे, कोई भी गोल लकड़ी का टुकड़ा डाल दिया, कांच की गोलियां डाल दी, ऐसी कोई चीज़ डाल दोगे, फिर पीछे से धक्का मारोगे तो वो क्या है, पहिए का काम करेगा। गोल जो गोलियां नीचे वो घर्षण काम करेगा, इस प्रकार का घर्षण लगेगा तो वो जैसे आप धक्का, हल्का सा धक्का लगाओगे तो वो तेज़ गति से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा बॉक्स। तो इस स्थान पे बिल्कुल ही आसानी से आ जाएगा, 2 बंदे इसको काम को आराम से कर पाएंगे, वहाँ पर 10 बंदे लग रहे थे। तो ये एक हमारा क्या था, वैज्ञानिक ढंग था, ठीक है। कोई भी चीज़ होती है वो सही ऐसे तरीके से की जाए जिसके अंदर आपकी ऊर्जा, आपका समय, है ना, आपकी लागत कम हो, यानी कम से कम खर्चे के अंदर काम बढ़िया हो जाए, वही एक सही वैज्ञानिक ढंग होता है, ठीक है। जिसकी सहायता से, अब देखो परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे थे कि वैज्ञानिक ढंग है जिसकी सहायता से ठोस आकारों को समतल सतह पर इस प्रकार अंकित किया जाए जिनको उनका रूप आकृति की तरह ठोस व प्रमाण युक्त दिखाई दे। यानी ठोस आकारों का समतल सतह पर इस प्रकार अंकित किया जाए जिनका क्या है, ठोस व प्रमाण युक्त दिखाई दे। प्रमाण का मतलब होता है नाप तोल। अगर हम कोई आकृति बना रहे हैं तो वो ठोस नज़र आनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई ये दिख रही है कि हाँ भाई ये ठोस आकृति है। मानो उसे एक बिंदु दृष्टि से देखा गया हो, मानो उसे एक बिंदु दृष्टि से देखा गया हो, एक बिंदु दृष्टि, ये इसकी भी बात करूँगा मैं। ऐसा करने पर आकृति के कुछ अंग अवश्य निर्मित हो जाते हैं और कुछ क्षय हो जाते हैं। कुछ क्या हो जाते हैं, आवश्यक होंगे वो तो बन जाएंगे हम, और कुछ क्या है, क्षय हो जाते हैं, छुप जाते हैं, गायब हो जाते हैं। यानी इसका पीछे का नीचे का किनारा नहीं दिख रहा क्योंकि वो तो उस साइड है, वो आपको थोड़ी दिखेगा, वो क्षय हो गया, छिप गया। परिप्रेक्ष्य के मुख्य 2 भेद होते हैं, एक होता है रेखीय परिप्रेक्ष्य और एक होता है वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। जो दोस्तों रेखीय परिप्रेक्ष्य है, इसके अंदर ये आता है आपका बिंदु दृष्टि, ठीक है। मैं अभी बोला था आपको, रेखीय परिप्रेक्ष्य के 6 अंग होते हैं। एक होता है चित्रतल, स्थिर बिंदु होता है, दृष्टि बिंदु होता है, क्षितिज बिंदु होता है, दृष्टि रेखा होती है और अदृष्टि रेखा होती है। एक होता है रेखीय परिप्रेक्ष्य यानी लाइन पर्सपेक्टिव, और एक होता है वातावरणीय परिप्रेक्ष्य, ठीक है, इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव होता है ये, ठीक है।
इसके तहत दृष्टि से दूर जाती वस्तुएं छोटी एवं धुंधली दिखाई पड़ती है। अब देखो रेखीय परिप्रेक्ष्य और वातावरणीय परिप्रेक्ष्य यानी लाइन पर्सपेक्टिव और इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव के बारे में थोड़ी सी यहाँ पर ये पेंटिंग ऐड कर रखी। ये क्या है, एक बिंदु दृष्टि से बोला था ना मैंने, यहाँ से कोई बंदा देख रहा है, ठीक है, तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, हमारी तरफ अगर आकृति बनाएंगे तो उसको खाली इतना नज़र आ रहा है, ये इतना बॉक्स नज़र आ रहा है उसको। और इसी को हम अपनी तरफ से बनाए ना तो ऐसे बनाएंगे हम, ये देखो, समझ गए, ये देखो ये बन गया है ना। यानी एक नज़र से ये होता है रेखीय पर्सपेक्टिव, कोई भी चीज़ सही संयोजन के अंदर काम किया गया ना रेखा का। और ये होता है वातावरणीय परिप्रेक्ष्य, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखो आप यहाँ पर पेड़ के बीच में गैप है ना, यहाँ पे थोड़ा सा, फिर गैप है, फिर देखो गैप नहीं, आगे जाते जाते पेड़ों का पता ही नहीं चला, धुंधला हो गया सिस्टम। और आगे जाके रोड भी ऐसे धुंधली हो गई, यहाँ पे देखो लाइनें सब कुछ नज़र आ रही है, आगे टूट गई, फिर एकदम आगे जाके वाइट सा हो गया, बिल्डिंगें भी आगे जाके पता ही नहीं धुंधली हो गई। वो देखो लास्ट वाली बिल्डिंग एकदम धुंधली दिखाई दे रही है, यानी दूर जाके ऐसे लग रहा है ये सारी चीज़ें दूर जाके क्या हो रही है, मिल रही है आपस में कहीं ना कहीं, ऐसा लगता है ना, बट मिलती नहीं है ना ऐसे, तो ये भ्रम पैदा किया जाता है। ये क्या होता है, ये तो हो गया वातावरणीय परिप्रेक्ष्य, क्या हो गया, वातावरणीय परिप्रेक्ष्य। और ये क्या हो गया आपका रेखीय परिप्रेक्ष्य, याद रख लेना, लाइन पर्सपेक्टिव, और एक आपका है इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव, नंबर 1 और नंबर 2, ये आपके 2 प्रकार के पर्सपेक्टिव होते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसी के इर्द गिर्द अगर कोई क्वेश्चन भी पुटअप कर ले तो आपके ये दिमाग में होना चाहिए परिप्रेक्ष्य क्या चीज़ है, किस प्रकार के होते हैं और कितने प्रकार होते हैं। अंकन में छाया प्रकाश का महत्व अत्यधिक होता है। अंकन के अंदर दोस्तों, अंकन जिसको त्रिआयामी कहते हैं, आपको बताया था मैंने, इसमें क्या है, छाया प्रकाश का महत्व अत्यधिक होता है। बिल्कुल त्रिआयामी कला के अंदर क्या है, छाया प्रकाश का महत्व अधिक होगा। छाया प्रकाश का प्रभाव आकृति तथा चित्रभूमि के द्विआयामी स्वभाव को त्रिआयामी प्रभाव प्रदान करता है। छाया प्रकाश का जो प्रभाव डाला जाता है आकृति पर, वो क्या है, जो द्विआयामी स्वभाव है आकृति का, उसको क्या है, त्रिआयामी बना देगा। जैसे यहाँ पर देखो कार के नीचे छाया है, पेड़ों की छाया, ऐसे कर करके दूर धुंधला है, यानी छाया प्रकाश का खूब प्रयोग किया गया इस पेंटिंग के अंदर, तभी तो ये आपको 3D लग रही है गहरी, है ना। उसी को क्या है, त्रिआयामी प्रभाव करता है। जैसे आकार को ठोस रूप भी प्रदान करता है, नज़र आता है कि आकृति एक ठोस आकृति है छाया प्रकाश के द्वारा, ये भी उभर कर आ जाता है। त्रिआयामी कला का मुख्य उदाहरण अगर ललित कला के अंदर बात करें तो वो हमारी मूर्ति कला है। ललित कला के अंदर 5 कलाएँ आती है, आप सभी को पता है, चित्रकला है, संगीत कला है, काव्य कला है, वास्तुकला है ना। तो इन सभी के अंदर जो त्रिआयामी कला है वो कौन सी है, मूर्ति कला है। मूर्ति जो क्या होती है वो 3D होती है। देखिए द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी चित्रण करने के 6 मुख्य सिद्धांत होते हैं। द्विआयामी चित्रभूमि के ऊपर त्रिआयामी चित्रण करने के लिए 6 मुख्य सिद्धांत है, 6 मुख्य नियम बनाए गए। एक तो आपका है सीमा रेखा तथा वर्ण योजना। सीमा रेखा तथा वर्ण योजना। अब सीमा रेखा की अगर हम बात करें तो ये देखो यहाँ पर सीमा रेखा है, रेखाएं हैं, मतलब रेखा की बात होगी, और एक वर्ण रंगों का भी प्रभाव होता है, हल्का गहरा दिखाना, है ना, दोनों का इसमें मुख्य भूमिका रहते हैं। दूसरा है आंतरिक रेखांकन। आंतरिक रेखांकन, पेंटिंग कोई बना रहे हैं उसके अंदर बारीक जो पेड़ों के अंदर टहनियाँ हो गई, बारीक जो रेखांकन किया जा रहा है, आंतरिक रेखांकन हो गया। एक हो गया सीमा रेखाएं, ठीक है, पेड़ बनाया तो पेड़ का बाहर का जो मेन रेखा है सीमा रेखाएं होगी। परिप्रेक्ष्य सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य के बारे में अभी ऊपर हमने बात कर ली, छाया प्रकाश दिखाना ही परिप्रेक्ष्य होता है, क्षयवर्धी जिसे कहते हैं, उसका भी इसमें एक होता है निकटता तथा दूरी का आभास दिखाना होता है। ऐसे अभी रोड हमने देखी थी, है ना, ये पेंटिंग के अंदर रोड थी, दूर जाते हुए ऐसे लग रहा है क्या हो रही है, मिल रही है, और पास में इतनी चौड़ी नज़र आ रही है, तो निकटता और दूरी का ये भी इसके अंदर प्रभाव दिया जाता है। इसके अलावा छाया प्रकाश का तो प्रभाव रहता ही रहता है। तो ये कुछ 6 सिद्धांत बनाए गए। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या है, घन घनाभ के बारे में अगर बाई चांस क्वेश्चन पूछ ले तो आप ध्यान में रख सकते हो, टीजीटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। एक घन और एक घनाभ क्या होता है। इन ठोस आकृतियों की 6 सतहें होती हैं, और जब इनको अंकित किया जाता है किसी धरातल पर तो हमेशा इनकी 3 सतह ही दिखाई देती है। ये क्या है, ये घन है भाई,
इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं, ठीक है, CUBE क्यूब, इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूब कहते हैं। इसकी 6 सतह होती है, बट हमें पेंटिंग में कितनी सतह दिखाई, कुछ भी कर लो कितनी सतह दिखाई देगी, 3 सतह दिखाई देगी हमेशा, टॉप, लेफ्ट और राइट, ठीक है। बॉटम की, नीचे की और साइड की हमें नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ 3 सतह ही हमें दिखाई दे रही है, बल्कि है कितनी, टोटल 6 सतह। एक ये जो ऊपर वाली है तो इसके नीचे भी तो है, एक येलो वाली के सामने भी तो है, और एक ग्रीन वाली के भी सामने है। सारी टोटल कितनी सतह होगी, 6 होगी, बट हमें दिखाई कितनी देती है, 3 सतह हमेशा नज़र आती है। तो ये आपको ध्यान रखना। अब देखिए मैं थोड़े से वो RPSC के अंदर जो इस टॉपिक में से क्वेश्चन क्या आए हुए हैं अभी तक, वो थोड़े से देख लेते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जैसे कला के 6 तत्व हम पढ़ते हैं, उसके अंदर हमारी रेखा, रूप, रंग, तान, पोत, अंतराल, ये सब होते हैं। तो उसमें क्या, जो हमारा एक तान जो कला तत्व है, जो रंगों का हल्कापन और गहरापन जिसे कहते हैं, उसके द्वारा भी हम आकृति के अंदर 2D और 3D का प्रभाव दर्शा सकते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, तान के द्वारा कैसे। यहाँ पर हमने लाइट कलर कर रखा है, यहाँ पर डार्क है, यहाँ पर और डार्क कर दें, और नीचे इसकी छाया बनाने के लिए नीचे गहरा कलर कर दें, तो यानी एक रंगों का भी प्रभाव रहता है। विभिन्न तानों का प्रयोग करके या विभिन्न तानों का इस्तेमाल करके हम कलाकृति के अंदर 3D प्रभाव दर्शा सकते हैं, यानी त्रिआयामी जो है वो अंकन है निरूपित कर सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रख लेना है। एक मिनट, सॉरी, ठीक है। यानी विभिन्न तानों के द्वारा हम कलाकृति, जो द्विआयामी कलाकृति है, उसके अंदर त्रिआयामी प्रभाव दर्शा सकते हैं। तो ये भी आपको याद में रख लेना है, ठीक है। त्रिआयामी के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण होते हैं, एक तो आपको मैंने बताया क्षयवर्धी, जिसको परिप्रेक्ष्य कह सकते हो। इसके अलावा छाया प्रकाश, इनका क्या है, महत्वपूर्ण सिद्धांत रहता है, महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, ठीक है। यानी अंकन के अंदर छाया प्रकाश का महत्व अत्यधिक होता है। अगर छाया प्रकाश का प्रभाव दर्शाया जाता है आकृति के अंदर, तो वो द्विआयामी से क्या बन जाती है, त्रिआयामी आकृति बन जाती है, ठीक है। अब देखो हम बात कर रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अब देखो 2013 का जो पेपर RPSC का अंदर, उसमें क्वेश्चन पूछा था। अभी मैंने जो टॉपिक करवाया है, और ये टॉपिक मैं पहले भी करा चुका हूँ, यूट्यूब पे पहले से अवेलेबल है, और वहाँ से काफ़ी बच्चों ने फ़ायदा उठाया था। द्विआयामी चित्रभूमि पर त्रिआयामी निरूपण किया जा सकता है, ये बात क्या है, सत्य है या असत्य है? तो ये बिल्कुल सत्य है। अभी मैंने आपको चर्चा करी थी ऊपर कि जो द्विआयामी आकृति है उसको हम त्रिआयामी प्रभाव दे सकते हैं छाया प्रकाश के द्वारा। ये बिल्कुल क्या है, सत्य है। अगला है कि जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ व ठोस दर्शाने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, त्रिआयामी चित्रण कहेंगे, 3D कहेंगे, जिसमें क्या है, छाया प्रकाश के माध्यम से क्या कर रहे हैं, ठोस दर्शा रहे हैं। बताया था मैंने, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश का अगर इस्तेमाल जिसके अंदर होगा, वो हमेशा क्या कहलाएगी, 3D कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है, 3D कला कौन सी है? तो ये मूर्ति कला है, ये चर्चा करी है। अनुरंकन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, रेंडरिंग कहते हैं। बताया था मैंने, एक अंकन और एक अनुरंकन अभी आपको बताया था, तो अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, रेंडरिंग, RENDERING, रेंडरिंग कहते हैं। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अब ये देखो 2013 के अंदर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 4 क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 2015 के अंदर अगर बात करें कि द्विविमीय तल पर त्रिमितीय प्रभाव देने के लिए क्या जरूरी है, यानी 2D को 3D बनाने के लिए क्या जरूरी है दोस्तों? तो क्या जरूरी है, 2 चीज़ें आपको बताया था मैंने, एक तो छाया प्रकाश और दूसरा परिप्रेक्ष्य। ये 2 चीज़ जरूरी है भाई, ठीक है, याद रख लेना, परिप्रेक्ष्य और छाया प्रकाश जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि जब आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुअंकन। क्या कहते हैं दोस्तों? अनुअंकन कहते हैं। यानी इसे मैंने क्या बताया कि जब आकार परिवर्तित सरलीकृत होते हैं उसे क्या कहते हैं?
अनुअंकन कहते हैं। देखो मैंने ऊपर परिभाषा करवाई थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या कहते हैं, अनुअंकन कहते हैं। ठीक है, अभी एक बार आप चलते हैं वापस, ये रहा, क्या कहते हैं, अनुअंकन कहते हैं। अनुअंकन ही क्या है, 2D है हमारा, सरलीकृत या साधारणीकृत रूप बताया था मैंने कि जब आकार रेखा के द्वारा कोई आकार बनाया जाता है, सरलीकृत होता है, यानी आकार उभर कर हमारे सामने आ रहा है, सरल तरीके से नज़र आ रहा है हमें। अगर वास्तविक आकार वास्तविक और ठोस हो रहा है ना, वो तो द्विआयामी होगा, अंकन होगा। अगर सरलीकृत हो रहा है वो क्या होगा, 2D होगा, अनुअंकन कहलाएगा। यही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको लग रहा होगा कि पता नहीं सॉरी किस प्रकार क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। आकार परिवर्तित और सरलीकृत होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अनुअंकन कहते हैं। और जब आकार वास्तविक और ठोस होते हैं, जब आकार वास्तविक और ठोस होते हैं, अगर इस बार आ जाए वास्तविक और ठोस होते हैं तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अंकन या त्रिआयामी। ठीक है, और इसे कहते हैं अनुअंकन या द्विआयामी, याद रख लेना भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से त्रिआयामी कला कौन सी है, तो मूर्ति कला, ये भी 2015 के अंदर पूछा गया। फिर 2018 के अंदर क्वेश्चन आया कि अंतराल में गहराई दर्शाने पर क्या प्रदर्शित होता है। सबसे पहले आपको अंतराल का पता होना चाहिए। कला के जो तत्व समझते हैं उसके अंदर हम अंतराल पढ़ते हैं ना। अंतराल क्या होता है, कलाकार का कार्य करने का क्षेत्र होता है। कलाकार का क्या होता है, ये कार्य क्षेत्र होता है भाई। कलाकार का क्या होता है, कार्य क्षेत्र होता है, जहाँ पर कलाकार जो है वो पेंटिंग बनाता है, जो कागज़ पे धरातल जो लिया जाता है कि इतने के अंदर तुम्हें काम करना है, वो क्या है, उसका क्षेत्र होता है, वो अंतराल कहलाता है। उस अंतराल के अंदर गहराई दर्शाने के लिए क्या प्रदर्शित हो जाता है, तो वो हो जाता है परिप्रेक्ष्य। परिप्रेक्ष्य के द्वारा ही दर्शाएंगे ना हम, छाया प्रकाश, लंबाई चौड़ाई गहराई, ये सब पर्सपेक्टिव के द्वारा ही दर्शाती है। मैंने आपको अभी बताया था, ऐसे दूर जाती रोड़े मिलती नज़र आ रही है, इस प्रकार पर्सपेक्टिव के अंदर। ठीक है, फिर 2022 के अंदर एग्जाम हुआ है आपको, उसके अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक किताब यानी एक बुक है आपकी, कोई भी बुक ले लो, ठीक है, ऐसे ये बुक है, इसके अलावा चौकोर डिब्बा है कोई, ठीक है, ईंट हो गई आपकी, समझ गए, ये ईंट है। ये सारी आकृतियाँ किससे संबंधित है, आपको नज़र आ रहा है, ये भी चोर्स हैं, ये भी चोर्स हैं, ये भी नज़र आ रहा है ना आपको, चौकोर है ये सारी की सारी आकृतियाँ। तो ये क्या हो जाएगी, घनाभ आकार की हो जाएगी, घनाभ आकार की, बेलनाकार या गोलाकार नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि ग्लास, कांच का ग्लास, ग्लास, बोतल, या कोई फल फ्रूट का नाम आ जाए अमरूद, आकृतियाँ या आकार संबंधित है। अब देखो ग्लास है, आप देखो इस प्रकार, बोतल है, ये भी इस प्रकार है, अमरूद है, ये गोल है। अब आप देख सकते हो ये क्या है, बेलनाकार आकृतियाँ आ सकती है ना, ये बेलनाकार आ जाएगी, यानी इस प्रकार दे के आकृति उसे पूछ सकते हैं। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, आकृति में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन देखो, आकृति में ऑप्शन मत देखो एक बार आप, ठीक है, ऑप्शन को गायब कर लो, प्रश्न को देखो कि आकृति में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करने हेतु प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन यही आ सकता है, बट ऑप्शन इस बार ये नहीं आएंगे। अब प्रयोग किया जा सकता है, क्या प्रयोग किया जा सकता है, अब दिमाग लगाओ कि सर आकृति के अंदर त्रिआयामी प्रभाव देने के लिए हम किस किस का प्रयोग कर सकते हैं। तो सर एक तो चीज़ हम कर सकते हैं छाया प्रकाश का, छाया प्रकाश का, पहला तो आप इस पे जाएंगे। दूसरी बात करेंगे क्षयवर्धी या फिर परिप्रेक्ष्य, क्षयवर्धी या परिप्रेक्ष्य, हाँ ठीक है सर, इस पे भी हम जा सकते हैं। तीसरी, विभिन्न तान रंग जो होते हैं उनका इस्तेमाल करके, तानों का, ठीक है। ये तीन चीज़ हमारे लिए उपयोगी है, जिसे क्या है, प्रयोग करके त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। प्रयोग इन तीन चीज़ों का किया जाएगा, ये आपके दिमाग में आ गई। अब हम चलते हैं हमारे ऑप्शन पे, ठीक है, मैं ये हटा देता हूँ। अब हम देखते हैं, पहला हमारे दिमाग में है छाया प्रकाश, ऑप्शन में है कहीं छाया प्रकाश नहीं है। दूसरा परिप्रेक्ष्य, कहीं है नहीं है। तीसरा तान,
तान है इसमें, तो देखो विभिन्न तानों का प्रयोग करके 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। यानी विभिन्न तानों का प्रयोग करके जो है वो आकृति में त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। तो यहाँ पर ताने ना आकर के आ जाए, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग करके, छाया प्रकाश का प्रयोग करके, तान का प्रयोग करके, इनमें से कोई नहीं। ऐसे भी आ सकता है कि निम्न में से कौन सा है जो इसका प्रयोग करके हम 3D प्रभाव नहीं बना सकते। तो पोत का प्रयोग, तान का प्रयोग, छाया प्रकाश का प्रयोग, परिप्रेक्ष्य का प्रयोग आ जाएगा। तो आपको पोत का कर देना है। पोत क्या है धरातल, वो अपने आप में क्या होता है 3D पोत इस्तेमाल किए जाते हैं, 3D टेक्सचर होता है ना। तो ये क्वेश्चन थे 2022 के अंदर एग्जाम में आए हुए। इसके अलावा 22 के अंदर और भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो कितने क्वेश्चन आए हैं 22 के अंदर, 2 हमने पहले सोल्व करे, 3 ये क्वेश्चन है, 3 2 5 क्वेश्चन आ गए, यानी 10 नंबर आपका इस वीडियो से 10 नंबर एग्जाम के अंदर बन रहे हैं। तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहता हूँ अगर इस मेरे वीडियो में से एक क्वेश्चन भी अगर एग्जाम में आपको मिल जाएगा ना, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये 40 मिनट का अगर बड़ा वीडियो बन गया तो भी मुझे लगेगा सच में बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है ये। 2 क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में 1 नंबर से रहता है उसी को पता होता है 2 क्वेश्चन की जो है वैल्यू क्या होती है। अनुअंकित रूप से आप क्या समझते हैं, तो देखेंगे रूपांतरित सरलीकृत, याद रख लेना भाई, रूपांतरित और सरलीकृत होगा अनुअंकित रूप से। और अगर पूछ ले अंकन रूप से आप क्या समझते हैं, अंकन रूप से, तब आप क्या करोगे, यथार्थवादी रूप कर देना। अंकन होगा वो 3D होगा, 3D होगा वो यथार्थवादी होगा, ठीक है, वास्तविक होगा, ठोस होगा, यथार्थवादी होगा। बट अनुअंकित है ये क्या है, 2D है, 2D होगा वो रूपांतरित होगा, सरलीकृत होगा, याद रख लेना भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, छाया प्रकाश के माध्यम से किसी वस्तु को ठोस व वास्तविक दृश्य के अनुरूप दिखाने का जो प्रयास है वो कहलाता है। अब देखो छाया प्रकाश के द्वारा वास्तविक ठोस दिखाया वो क्या कहलाएगा, 3D कहलाएगा, जिसे त्रिआयामी कहते हैं। बट ऑप्शन में त्रिआयामी नहीं है तो क्या कहेंगे हम, यथार्थवादी। क्या कहलाएगा, मैंने अभी आपको नाम लिया यथार्थवादी और वास्तविक ठोस रूप का नाम आए तो आपको जाना है 2D, और रूपांतरित सरलीकृत जो रूप आए वो क्या कहे, अनुअंकित बोलोगे आप, याद रखना 2D, ठीक है। यानी वास्तविक दिखाने का जो अनुरूप है, प्रयास जो कर रहे हैं उसको क्या कहोगे आप, यथार्थवादी कहोगे, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जिस वस्तु का अंकन छाया प्रकाश के माध्यम से यथार्थ और ठोस दिखाने के लिए किया जाता है उसे कहते हैं, क्या कहेंगे, त्रिआयामी कहेंगे भाई। क्या कहेंगे, 3 जिसके आयाम हो, यानी 3D। अभी घन आकृति आपको दिखाई थी मैंने, जिसके कितने आयाम थे, 3 आयाम नज़र आ रहे थे, यानी कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, कितना लंबा है, 3 चीज़ें नज़र आ रही है उसकी, तो वो त्रिआयामी कहलाता है, जिसके 3 आयाम होते हैं, याद रख लेना, ठीक है। ठोस, यथार्थ और वास्तविक दर्शाने का जहाँ पर बात आए तो वो तो कहेगा अंकन या त्रिआयामी, और जिसका सरलीकृत, रूपांतरित और सरल तरीके से जो रूपांतरित किया जाता है वो कहलाएगा अनुअंकन, ठीक है। तो ये थे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया तो दिल से एक बार वीडियो को लाइक करना और दिल से कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर आपका ये वीडियो कैसा लगा, और आगे इसी प्रकार डिटेलिंग के साथ अच्छे से एक्सप्लेन वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ। और दोस्तों आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि फ्री में आप लोगों के लिए इतना सब कर रहे हैं तो इसका प्यार देने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन स्टडी इन मोबाइल को इंस्टॉल करिए, और वहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे फ्री में, कुछ पैड में, तो आप उसका भी बिल्कुल फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद।